वेलकम ऑल ऑफ यू इन द फर्स्ट सेशन ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। ये सेशन हम व्हाट्सएप क्लास के थ्रू डिलीवर करेंगे, जिसमें अलग अलग रिकॉर्डेड वीडियो आपको एक एक सेशन के वीकली आपको मिलेंगे। ये पूरा आपको कंप्लीट देखना है। ये जिस ग्रुप में पोस्ट किए जाएंगे वहां पे इससे रिलेटेड एक क्विज भी डाला जाएगा। आफ्टर थ्री थ्री वर्किंग थर्ड वर्किंग डे पे क्विज का लिंक डाला जाएगा। वहां से आप क्विज सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ, आपने कहाँ तक कितने लोगों ने इसमें देखा है। और हमारा एक क्लास कोऑर्डिनेटर भी रहेगा। इसके लिए हमने एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जहाँ पे केवल इसी के बारे में बात किया जा सके, इसको ही डिस्कस किया जा सके, कोई क्वेरी है वो किया जा सके। हम वीक में एक बार लाइव, अगर आपको ऐसा लाइव क्वेरी करना है तो एक वीकली लाइव सेशन भी करेंगे। तो टाइमिंग आपके सभी के प्रेफरेंस और व्हाट्सएप क्लास में उसके लिए भी आपको डिटेल मिलता रहेगा कि कब वो वीकली क्लास हम कर रहे हैं। ये आपकी अगर उससे रिलेटेड, सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज रहते हैं उनको क्लियर करने के लिए। तो जहाँ वीडियो पोस्ट किया जा रहा है वहाँ व्हाट्सएप का चैनल भी आपको मिलेगा। और क्विज आफ्टर 2 डेज, थर्ड डे में आपको इस सेशन से रिलेटेड क्विज मिलेगा वीकली। जब वीक स्टार्ट होगा मंडे को एक वीडियो पोस्ट होगा। तो इस तरीके से जो हमारे शेड्यूल्ड फंडामेंटल के लिए जो सेशन शेड्यूल हैं वो कंप्लीट होंगे। उसके बाद दूसरा जब टेक्निकल के लिए आएगा तो वो वाले भी कुछ सेशन आपको मिलेंगे। लेटर ऑन धीरे धीरे इस तरीके से चलता रहेगा। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो एक्सक्लूसिवली आपके लिए ही बनाया गया है, उसमें और कोई भी पोस्ट नहीं होता। और उसको केवल एडमिन पोस्ट रखते हैं। कुछ टाइम रहता है जहाँ पे क्वेरी के लिए उसको ऑल ओपन करते हैं, ओपन फॉर ऑल करते हैं। तो वहां से आप उसको देख सकते हैं, अपना कोई क्वेरी है वो पोस्ट कर सकते हैं। और जब जो लाइव सेशन के बारे में हम डिटेल डिस्कस करते रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उस ग्रुप में हम जो सीखेंगे वो उसका एक ग्रुप प्रोजेक्ट, जैसे कुछ शेयर्स का जो भी हमने रेशो या फंडामेंटल सीखा उसके बारे में, शेयर्स को कैसे उसको लाइव शेयर पे इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा शेयर मैंने उस फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करके किया है, जो मैं मेरे पास है, मेरे होल्डिंग में है, उन शेयर्स का जो हमने सीखा है उसका क्या वैल्यू है, क्या वैल्यूएशन है अकॉर्डिंग टू दिस सेशन, या फिर जो हमने यहाँ सीखा उसके अकॉर्डिंग। तो वो पूरा एक ग्रुप प्रोजेक्ट करते रहते हैं। वीकली हम एक दो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक जो हम हमारे अभी अंडर एनालिसिस है या हमने एनालिसिस कर रहे हैं उस पर, वो भी हम उस पर देंगे। और उसके बारे में क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, वो भी सारे ग्रुप में इस तरह, जिससे ये केवल जब ये सेशन चल रहे हैं तभी इससे कनेक्टिविटी नहीं रहे, लेटर और आगे भी इससे कनेक्टिविटी रहे। और ये जो जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा वो प्रॉपरली प्रोफेशनल, इसमें कोई भी ऐसा जो विशेष और ग्रीटिंग्स होती हैं वो नहीं आएगा, क्योंकि ये केवल एडमिन के लिए रहेगा, केवल क्विज के लिए कुछ टाइम के लिए ओपन किया जाएगा। तो ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो इस वीडियो को देख रहा है, जो इंटरेस्ट रखता है फंडामेंटल फंडामेंटल एनालिसिस या कुछ और जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, उनको ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो मेरा मैंने पहले भी डिस्कस किया, मेरा ओवरऑल ज्यादा एक्सपीरियंस पिछले 13 ईयर से हूँ इस मार्केट में। और मेरा ज्यादातर जो एक्सपीरियंस है वो प्रैक्टिकल वाला है। मैं स्टार्टिंग मैंने एडलवाइस से किया था, फिर शेयर खान, फिर एसबीआई कैप सिक्योरिटी में एक लंबा टाइम एज ए क्लस्टर मैनेजर। अभी 2018 से मैं ई मनी फिन वेस्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसका फाउंडर हूँ। ये स्टार्टअप किए अभी लगभग 4-5 साल हो गए। तो ये ज्यादातर जो मेरा टाइम रहा है जो वेल्थ मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल रहा है। तो ये जो स्टडी में इतना ज्यादा, ये टीचिंग में इतना ज्यादा कभी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहा। तो हो सकता है कि जो मैं सिखा रहा हूँ उसमें आपको ऐसा लगे कि जो एक जो टीचर वाला टेक्निक होता है सिखाने का वो ना हो, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रैक्टिकल मेरा जो पीपीटी, मेरा जो सेशन होगा वो पीपीटी बेस्ड नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। ये थियोरटिकल नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल होगा। तो कुछ पॉजिटिविटी भी रहेंगी, तो आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब फंडामेंटल एनालिसिस की बात होती है, कंपनी को एनालिसिस करने के लिए नॉर्मल तरीके से 3-4 तरीके होते हैं, जहां पे किया उसको कंपनी को ये पता किया जाता है कि ये कंपनी जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वो अच्छी कंपनी है या नहीं, गुड टू इन्वेस्ट है या अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए 3 स्ट्रेटजी होती हैं। अभी और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, लेकिन जो मोटा मोटा 3 स्ट्रेटजी इसके एनालिसिस की होती हैं। पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें कंपनी अपने जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक कंपनी है वो अपने जो लिस्टेड है एक्सचेंज पे, वो अपने रिजल्ट क्वार्टरली डिक्लेयर करती है। और जो भी उसके रिजल्ट हैं वो
एनएससी की साइट पे, ये उनके लिए मैंडेटरी होता है, एनएससी की साइट पे उनको अपडेट करती है कि ये वहां से फिर उसके क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, कितना कैश फ्लो है, कितना प्रॉफिट है, ये सारी चीजों में उसके बारे में पता चलता है। वहां से उसके फंडामेंटल का पता चलता है, जिसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं वो कंपनी अच्छी है या बुरी है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जिस तरीके से जब हम गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं तो उसके बारे में अगर किसी ने मुझे सजेस्ट कर दिया कि ये मोबाइल ले लेना चाहिए आपको, तो केवल उसके सजेशन पे बेस्ड नहीं रहता हमारा डिसीजन उस आइटम को खरीदने के लिए। हमारा एक प्रॉपर इसका ज्यादा से ज्यादा उसका नॉलेज जानकारी निकालते हैं। वो जानकारी रिव्यू से हो सकती है या फिर साइट पे जाके जो पहले से यूजर है उनका क्या उस पे रिव्यू है, और जो पहले चला रहे हैं जो हमारे सराउंडिंग में उनका कैसा क्या रिव्यू। तो ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में एक छोटा सा डिसीजन लेने के लिए कि मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है, ये खरीदना बर्थ रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके लिए मैं बहुत सारी रिसर्च करता हूँ। लेकिन जब यही चीज इन्वेस्टिंग पे आती है, तो अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो कोई अगर सजेस्ट कर देता है कि ये शेयर आपको खरीद लेना चाहिए और हम सिंपल उसके सजेशन पे वो शेयर खरीद लेते हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता आगे चल के ये डिसीजन, क्योंकि हमने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया था। तो एक ऐसी जगह पे पहुंचा सकता है जो हमारे लिए फाइनेंशियल लॉस का कारण बने। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे जिससे लगता है कि एनालिसिस आपको स्टॉक को करना चाहिए, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी में, हो सकता है कि किसी ने आपको सजेस्ट किया और आपने कोई अच्छी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर दिया है, आपने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जो आने वाले टाइम में अच्छा ग्रोथ कर सकती है। लेकिन क्योंकि मार्केट का जो नेचर है वो वॉलेटिलिटी वाला है, मार्केट वॉलेटाइल होके ही चलेगा, जैसा चलता रहा है वैसे ही चलेगा। आपने अच्छी कंपनी भी खरीदी है तो 100 में से 99 टाइम वो कंपनी नीचे जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके खरीदने से केवल ऊपर ही जाएगा, आपके ऐसा रेट भी दिखेगा कि आपकी बाइंग रेट से नीचे आएगा। तो वो एक ऐसा टाइम होता है जहां पे आपका एक जो, क्योंकि आपने उतना प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया है, आपको किसी ने एडवाइस किया था और या फिर आपने कोई ऐसे सोर्स से उसका एडवाइस लेके उसमें इन्वेस्ट किया था जिसपे आप उतना भरोसा नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, जब वो गिरना चालू होगा, मार्केट का खराब टाइम आएगा, जब बियरिश फेस में होगा मार्केट, तो आप क्या करोगे, अच्छी कंपनी है उससे भी निकल जाओगे, क्योंकि आपको उस कंपनी के बारे में पता नहीं। वहीं अगर आपने एक प्रॉपर एनालिसिस के बाद उसका क्या ग्रोथ पैटर्न है, वो आगे कितना ग्रोथ कर सकता है, उसने अभी तक कितना प्रॉफिट कमाया है, जिस सेक्टर से वो है उसमें अभी उस सेक्टर का आगे का क्या उम्मीद है, उसका नेट कैश फ्लो कितना है, वो कितना एक्सपांसन कर रही है, FII DII का क्या नजरिया है उस कंपनी को लेके, बड़े जो कैपिटल वेंचरिस्ट होते हैं या प्राइवेट इक्विटी मैनेजर्स होते हैं वो उस कंपनी को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर कैसे अप्रोच कर रहे हैं, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, ये सारी चीज अगर आपने प्रॉपर देखा होता, तो हो सकता है जब वो डाउन फेस आए तो आपको उतना ज्यादा टेंशन नहीं होता कि आप कोई पैनिक डिसीजन लेके उसको बेच के बाहर निकल गए। तो इसीलिए आपको ये जो एनालिसिस है वो, चाहे बेशक ऐसा नहीं है कि आपको कोई फंड मैनेजर बनना है या फिर प्रॉपर आपको इसमें इतना टाइम देना है, कुछ जो बेसिक टर्म्स होते हैं एनालिसिस के अगर वो आप सीख लेते हैं, तो आपका जो डिसीजन होता है किसी कंपनी को बाय करने का वो एक प्रॉपर होता है। और उसके बाद अगर वो कंपनी कुछ टाइम खराब भी करती है तो आप लंबे समय तक उसको रख सकते हैं। तो एक जो उसका ग्रोइंग फेस है, जैसे इन्फोसिस 79 में जिसने खरीदा वो 10,000 का भी 7-8 करोड़ है, लेकिन कितने ऐसे लोग होंगे कि जो 79 से लेके अभी तक उसको होल्ड किए होंगे। ज्यादातर लोग वो जब 10,000 15,000 हुए होंगे या 20,000 हुए होंगे तब वो बाहर निकल गए होंगे, कुछ लोग जो 10,000 मान लो 1 करोड़ भी हुए होंगे तब बाहर निकल गए। लेकिन जो उसको प्रॉपर एनालाइज किया है, जिसने देखा है कि हाँ ये कंपनी क्या है, इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, वो अभी तक उस कंपनी में इन्वेस्टेड है और इस वजह से उन्हें एक बड़ा वेल्थ बनाया है। तो फंडामेंटल एनालिसिस या जो भी स्टॉक एनालिसिस सीखना आपके लिए एज ए इन्वेस्टर इसलिए भी जरूरी है कि जो आप डिसीजन ले रहे हो वो डिसीजन अगर आप किसी की एडवाइस के बेस पे लेते हो तो आप उस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में बहुत आगे तक नहीं टिक पाओगे, क्योंकि मार्केट का नेचर है वो कभी ना कभी आपको पैनिक डिसीजन दिलवा देगा। वहीं अगर आप प्रॉपर एनालिसिस के बाद लेते हो तो आपको एक कन्विक्शन आता है, आप उस कंपनी के अच्छे फेस में तो उसके साथ रहोगी, जब उसका खराब फेस चल रहा है तब भी उसके साथ रहोगे। तो एक जिसके लिए हम इक्विटी में आते हैं हाई रिटर्न चेज करने, उस चीज को आप ले पाओगे, क्योंकि इक्विटी जितना रिटर्न देता है उतना रिटर्न नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं ले पाता, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बिहेवियरल मिस्टेक उसके पीछे रहती है। जैसे अगर मान लो कोई बिजनेसमैन आके आपके पास आता है, मैं आता हूँ आपके पास कि आप एम मनी फिनवेस्ट सर्विसेज जो फिनटेक कंपनी है, इस कंपनी में आप मुझे फंड दो, मैं इसमें इसको और ज्यादा एक्सपांसन करना चाहता हूँ। जो अभी हम ग्वालियर में कुछ
100 करोड़ AUM मैनेज करते हैं, इसको मैं 1000 करोड़ AUM मैनेज करना चाहता हूँ, ये हमारा ये विजन है, आप मुझे इतना पैसा दोगे तो मैं इसको अपने जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाऊंगा, कुछ नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करूंगा, फिर हमारा जो ग्रोथ होगा, तो क्योंकि आपने हमारी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो आपका पैसा भी ग्रोथ होगा। तो अभी आप मुझसे क्या पूछोगे, सबसे पहले आपका क्या नजरिया, ऐसा पैसे नहीं दे दोगे आप, सबसे पहले नजरिया क्या होगा कि ये जो पैसा दे रहे हैं वो कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ये जो मेरा बिजनेस आइडिया है वो उतना अच्छा है कि नहीं, ये इसका आगे आने वाले टाइम में क्या स्कोप है, ये चलने वाला है कि नहीं, ये सारे लोग, ये जो मैं बिजनेस लेके आया हूँ या जो मैं बिजनेस लेके जाऊंगा, ये लोगों के लिए क्लिक करेगा, ये लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इसका सेल्स हो पाएगा, ये जो सेल्स करेगा उससे प्रॉफिट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये और जो जो मैं पैसा लगा रहा हूँ उस पर रिटर्न होगा कि, ये कॉमन, अगर मैं आपके पास आऊं तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। लेकिन वहीं जब आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सारी चीजें नहीं आती, वहां केवल ज्यादातर 100 में से 99.9 टाइम आपके पास केवल एक एडवाइस होती है, वो एडवाइस सही भी हो सकती है, ऑथेंटिक सोर्स से भी हो सकती है, लेकिन कम से कम छोटा मोटा आपको ये नॉलेज होना चाहिए उस कंपनी के बारे में जानने का। जैसे हम जब कोई ऑनलाइन चीज वो खरीदते हैं, कोई गैजेट खरीदते हैं तो हम कुछ रिव्यू करते हैं, उसी तरीके से अगर हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ जो एनालिसिस है वो प्रॉपर करना चाहिए। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहला रेशो देखो, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए प्रॉपर एक कंपनी का रिजल्ट देख के, जो NSE की साइट पे अपडेट होता है, किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, फिर उसके बाद में 6 मंथ का रिजल्ट, फिर साल का रिजल्ट देख के प्रॉपर वैल्यूएशन निकालने पे भी हम प्रैक्टिकली काम करेंगे, वो हम करेंगे। आप ये सारे जो जितने भी रेशो होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, ये सारे लगभग 20-22 अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनको 3-4-5 सेशन में कवर करने के बाद हम NSE पे जो अपडेट होता है वहां से भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालेंगे। अगर मैं अभी वहां से करूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो भी हम आने वाले टाइम में करेंगे। लेकिन अभी हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो ये सारा जो NSE पे रिजल्ट अपडेट अपडेट होता है उसमें बहुत सारी ऐसी फिनटेक कंपनीज हैं जो वो रिजल्ट को बहुत इजी और लेमन लैंग्वेज में अपने साइट पे अपडेट करती है, और वहां से प्रॉपर हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम उस एनालिसिस करने के लिए कुछ रेसोर्स होते हैं जिनको हमें कंपनी का पूरा एक आइडिया लेने के लिए, ये कंपनी अच्छी कंपनी है कि बेकार कंपनी है, उसके लिए कुछ रेसोर्स को समझना होता है। जो रेसो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेसो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये रेसो फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी और जगह भी एक बेस रेशो की तरह काम करेगा, ये रेशो दूसरे रेशो में भी यूज होगा, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी कंपनी का टोटल मार्केट कैप होता है। ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसका टोटल फ्री फ्लोट शेयर मतलब एक कोई कंपनी जिसके शेयर जो मार्केट में है अवेलेबल है टू ट्रेड, मतलब प्रमोटर की होल्डिंग नहीं होती इसमें, जो प्रमोटर ने अभी अपने पास रख रखा है वो मार्केट में दिया नहीं, वो उसको इंक्लूड नहीं करते। टोटल फ्री फ्लोट शेयर्स को करंट प्राइस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो जो नंबर आता है, वो जो नंबर आएगा वो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। मान लो कोई ABC कंपनी, एक कंपनी ABC लिमिटेड जिसके टोटल फ्री फ्लोट शेयर 1000, सिंपल रखने के लिए 1000 फ्री फ्लोट शेयर है जो मार्केट में अवेलेबल टू ट्रेड है, और कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 100 है, तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 1 लाख। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हुआ, 1 लाख। तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हुआ, हाँ, 1 लाख। तो इसका फॉर्मूला क्या है मार्केट कैपिटलाइजेशन का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। अभी जो लेटेस्ट कैटेगराइजेशन ऑफ मार्केट कैप सेबी ने किया है, तो उसमें भी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कंपनीज को अलग अलग तीन तीन एरिया में रखा गया है, जिसमें पहला है लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जो एक टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिनका टॉप 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो बड़ी कंपनीज हैं उनको लार्ज कैप कहा जाता है। मिड कैप कंपनियां वो होती हैं जो 101 से लेकर 250 तक के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां, उनको मिड कैप कंपनियां कहा जाता है। 250 से नीचे जो कंपनियां उनको क्या कहा जाता है, स्मॉल कैप कंपनीज। तो मार्केट कैप के ये जो रेशो यूज करके आप किसी कंपनी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं वो हम समझते हैं। मान लो एक कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस 5 है ना, मार्केट इसके टोटल शेयर कितने हैं मार्केट में, 100। स्टॉक का रेट जो है वो ₹5 है, शेयर कितने अवेलेबल, शेयर टू ट्रेड 100, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा,
अगर 100 को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 500। तो कंपनी का टोटल वैल्यूएशन मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया? 500। उसी तरीके अब ये आगे कंपनी ग्रोथ करता है, इसका स्टॉक बढ़ के 20 रुपए हो जाता है और मार्केट में शेयर 100, तो इसका टोटल अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो जाएगा? 2000। अब आगे चल के क्या होता है, कंपनी का रेट तो नीचे गिर गया। इसको अच्छे से ध्यान से समझना, क्योंकि हम इसी रेशो को यूज करके अभी कुछ कंपनियां लाइव देखेंगे कि कैसे आपको ये एनालिसिस करना है कि जो कंपनी आपके पास आई है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख के कैसे देखा जा सकता है कि वो अच्छी कंपनी है कि नहीं, अच्छी कंपनी नहीं है। कैसे उस कंपनी को अवॉइड किया जा सकता है अगर वो कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जैसे जो आपका एनालिसिस है वो फिट नहीं बैठ रही है। तो अभी 20 रुपए का शेयर का रेट घट के 7 रुपए हो जाता है और मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ के कितना हो जाता है? 3500, 3500। ये कैसे हुआ? यहाँ शेयर प्राइस 20 था और वो घट के हो गया 7, फिर भी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या होता है? नंबर ऑफ आउटस्टैंड फ्री फ्लोट शेयर मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस तो यहाँ 20 से 7 हो गया, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे बढ़ गया? मार्केट कैपिटलाइजेशन आप यहाँ देखोगे, यहाँ जो नंबर ऑफ शेयर्स 100 थे वो यहाँ नंबर ऑफ शेयर 500 हो गए। तो यहाँ 500 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 7 को ही जो करंट मार्केट प्राइस है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 3500 हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारी कंपनीज आती हैं जहां पे आप देखोगे प्रॉपर कि जहां पे उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 3 साल पहले था वो अभी बढ़ गया, लेकिन कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो गिर गया। तो ऐसे अगर कुछ लोगों के पास में ऐसे एडवाइस आती है कि ये खरीदना चाहिए, तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन भी दिखना चाहिए, क्योंकि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ज्यादातर वहां पे इस तरीके के मैनिपुलेटेड बहुत सारे न्यूज फ्लोट की जाती हैं, जिससे प्रमोटर खुद ही अपनी होल्डिंग बेच रहा होता है और रिटेल इन्वेस्टर कोई भी न्यूज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने जो इससे पहले सेशन किया था उसमें बताया था कि किस तरीके से अच्छे अच्छे बिजनेस न्यूज पे भी ऐसी न्यूज आ जाती हैं जो जिनकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाता है और प्रमोटर धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बेचता जाता है। तो अगर ऐसा कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी का इस तरीके से बढ़ रहा है कि वो शेयर तो और ज्यादा बढ़ गए, तो उस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए या उसको देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कुछ लाइव एग्जांपल से ये समझाता हूं। तो जिस वेबसाइट को हम यूज करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, वो स्क्रीनर है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे लॉग इन करना है, आपके फ्री, ज्यादातर जो इसके फीचर्स है वो फ्री में ही अवेलेबल है। आपको जस्ट इस पे साइन अप कर लेना है और अलग अलग स्क्रीनर जो मैं बता रिसोर्स जो आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे वो एक एक करके जोड़ते जाना है, तो आप अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। जैसे मैं जिस कंपनी की बात कर रहा था, रिलायंस होम, इसका देखो 3 साल पहले मार्केट कैप मैंने यहाँ पे जो लगाया है एक रेशो मार्केट कैप 3 ईयर बैक और मार्केट कैप करंट। अगर 3 साल पहले इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन था 36 करोड़, जो आज बढ़ के कितना हो गया है? 116 करोड़, 116 करोड़। वहीं अगर इसका रेट देखोगे, प्राइस देखोगे 3 साल में, तो क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। इसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको समझ में आएगा अगर आप देखोगे इन्वेस्टर्स में जाके। तो जो प्रमोटर के पास शेयर थे या 49.58%, वो घट के अभी कितने हो गए? वो घट के अभी हो गए हैं, सितंबर तक का ये डाटा अपडेटेड है, 0.74%। ऐसे और भी बहुत सारी जो ज्यादातर ये सीन आपको पैनी कंपनियों में मिलेगा। ऐसी कंपनियों में जो जो ऐसी न्यूज जो पहुंचाई जा रही है आप तक कि ये शेयर है, इसको खरीद लो, और ये शेयर ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बिलो 1000 करोड़ होता है, क्योंकि ऐसी कंपनी जो होती है इजी टू मैनिपुलेट होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां पे कंपनी को 3-4 लोगों ने मिलकर खरीदा, और जो सीबी के नजर में भी ऐसे कुछ आए हैं, उसको उससे बचाने के लिए रिटेल इन्वेस्टर को सीबी ने कुछ नए रूल्स भी बनाए हैं कि उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है जहां पे मार्जिन ज्यादा बढ़ गया, कैश टू कैरी कर दिए स्टॉक्स। ऐसे बहुत सारे और भी एक्शन सेबी ले रही है, लेकिन अभी भी ऐसा काफी चल रहा है जिसमें कंपनी क्या करती है, कुछ प्रमोटर्स, मान लो 1000 करोड़ की कंपनी है और मुंबई और अहमदाबाद ऐसी सिटियों में ऐसे 1000, 1200, 1500, 2000 करोड़ की कंपनियां, ये एक लंच या डिनर टेबल पे बैठ के ऐसी बात हो जाती है कि चलो ये कंपनी हम खरीदते हैं और फिर इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और अपने शेयर बेचते जाएंगे। तो 3-4 लोगों ने या एक लोगों ने मिलकर खरीदा और कुछ 100 करोड़ रुपए या 20, 25, 50 करोड़ रुपए कुछ इन्फ्लुएंसर को दिए, कुछ ऐसे वेबसाइट्स को दिए कि उसकी न्यूज फैलाने लग गए कि इसमें अदानी ने स्टेक बाय कर सकते हैं, इसमें
अंबानी कर सकते हैं, ये कंपनी में सिंगापुर की कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, इसराइल की कंपनी इंटरेस्टेड है। कैसे बहुत सारे वीडियो उसके ऊपर बनवाने हैं, जितने भी जो यूट्यूबर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको उनसे बनाए, और उस कंपनी के बारे में फैलाना चालू किया। अच्छे अच्छे ग्रुप में उसकी रिकमेंडेशंस आने लगी, कोई एक दो अच्छे फंडामेंटल जो सो कॉल्ड ट्विटर पे वो अपने आप को फंडामेंटल एनालिस्ट जो एज ए उन्होंने अपने आप को बताया हुआ है, वो उसके बारे में बात करने लग जाएंगे। तो क्या होगा, रिटेल इन्वेस्टर उस पे, क्योंकि उनको इतना ज्यादा स्टडी से कोई ज्यादा मतलब होता नहीं, इतना स्टडी करते नहीं, उसमें रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा खरीदने लग जाएंगे। ज्यादा खरीदेंगे तो क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ेगा, तो जैसे जैसे शेयर प्राइस अप जाएगा तो वो धीरे धीरे जो प्रमोटर है वो शेयर सेल करना चालू कर देंगे। तो इस तरीके से जो एक बड़े ट्रैप में हम एक रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है। तो उसको अवॉइड केवल अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला जो रेशो है उसको भी ठीक से अगर कोई एनालिसिस करना जानता है, तो केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन के रेशो से ही उसको अवॉइड किया जा सकता है। ये तो निगेटिव एक एग्जांपल देखा कि 3 साल पहले इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना था, अभी कितना हो गया, उससे निगेटिव एग्जांपल है, ये अवॉइड करना चाहिए। देखो, जो फंडामेंटल एनालिसिस है ये रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह यूज करना है। कोई भी एनालिसिस, नॉट ओनली फंडामेंटल एनालिसिस, कोई भी एनालिसिस, दो तरीके के अप्रोच होते हैं हम उस फंडामेंटल एनालिसिस से। एक तो होता है बॉटम टू अप अप्रोच, एक टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो बॉटम टू अप में क्या होता है कि हम पहले कोई कंपनी देखते हैं, कंपनी के बाद में उस कंपनी के दूसरे जो पीयर कंपैरिजन करते हैं, फिर उस सेक्टर को देखते हैं, सेक्टर एनालिसिस करते हैं, सेक्टर की ग्रोथ क्या चांसेस है वो देखते हैं, आगे का वो सेक्टर काम करेगा उसका कंपटीशन देखते हैं। और जब हम टॉप टू बॉटम अप्रोच में जाते हैं तो पहले सेक्टर पकड़ते हैं, उसके बाद फिर सेक्टर से अच्छी कंपनी पकड़ते हैं। तो अगर आप कंपनी ऐसा कोई पकड़ोगे, कोई एक मान लो सेक्टर देख लिया, आप उस सेक्टर से फिर अच्छी कंपनी एनालिसिस करोगे तो धीरे धीरे करके वो उधर जाता है। और इसको रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह कैसे यूज करते हैं, जो मैं करता हूं यहाँ पे, ये एनालिसिस में कंपनी अच्छी ढूंढने से ज्यादा आप कंपनी को अवॉइड करने के लिए यूज करो। अगर मान लो कोई आपके पास कंपनी है, कोई एक रिकमेंडेशन आती है, क्योंकि आपका ये काम नहीं है कि आप बैठ के केवल एनालिसिस कर पाए, लेकिन आप ये बड़े आराम से कर सकते हैं कि कोई कंपनी आपको बोला कि इस तरीके से जो उतना ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, आपसे बोला कि ये शेयर खरीद लेना चाहिए। अब उस शेयर को अवॉइड, ये रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह यूज करो कि इसको अवॉइड, यहां से अगर आप फंडामेंटल को यूज करो कि इसको अवॉइड करना है। अब जब आप 100 में से 90 कंपनी अवॉइड करना सीख जाओगे कि हाँ इसका ये खराब, तो अपने आप अच्छी कंपनी आप सिलेक्ट करो। तो जो बहुत सारा कचरा हमारे पोर्टफोलियो में आ जाता है, उससे आप अपने अपने पोर्टफोलियो को बचा पाओगे। तो ये तो एक नेगेटिव एग्जांपल था, जहां से ये अगर मेरे सामने कोई रिकमेंड करता तो मैं इसको, ऐसे बहुत सारे और भी है। आप अगर देखोगे, मैं एक कोई डाल के देखता हूँ, और जब ये सेशन के देखा है आपने, तो ये सेशन के बाद कुछ आप ऐसे कंपनियों के नाम ग्रुप में जरूर डालना कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप देखना कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने के लायक नहीं लग रही। तो ये ग्रुप में जरूर टाइप करना, तो दूसरे लोगों को भी लगेगा कि हाँ इस सेशन में कुछ अच्छी चीजें डिस्कस हुई हैं, तो उनमें भी इंटरेस्ट आएगा उस सेशन को, ये वीडियो को देखने में। ये एक एक वीक में ही कंप्लीट करना है इस सेशन का वीडियो, क्योंकि अगले वीक में दूसरा वीडियो आएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, या केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन डाल देंगे। ये सारे जो भी एनालिसिस हम स्क्रीनर पे करने वाले हैं। लास्ट में जब ये पूरा फंडामेंटल एनालिसिस हो जाएगा तो हम एनएससी के लैब जो जहाँ पे ये रिजल्ट अपडेट होते हैं सारे एक्सेल सीट, उससे भी हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्योंकि वो उसी डाटा से इसको बड़े लेमन लैंग्वेज में, बड़ी इजी लैंग्वेज में, जहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स लगाए जा सकते हैं, वो इस पे स्क्रीनर पे डाला गया है। तो यहाँ से मार्केट कैपिटलाइजेशन करके ये क्वेरी रन करोगे तो आपको यहाँ बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिख जाएंगी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली, जिसमें आपको यहाँ से लेके आना है ना। तो रिसर्च कर सकते हो कौन सी अच्छी कंपनी है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इसके दिए हैं, जितनी भी 1000 करोड़ से कम की कंपनियां हैं उनको आप एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन वो अगर उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तो फर्स्ट अप्रोच में इनको अवॉइड करता हूँ। 1000 करोड़ से कम की कंपनी या जो बड़े बड़े फंडामेंटल एनालिस्ट हैं वो भी एडवाइस नहीं करते। कोई भी फंड में, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऐसी छोटी कंपनियों में नहीं देखेंगे आप, कोई भी पीएमएस का, एआईएफ का, ये छोटी कंपनियों में नहीं हो, क्योंकि ये इजी टू मैनिपुलेट होती है। तो यहाँ फंडामेंटल, ये एनालिसिस के पहले रेशो के अकॉर्डिंग के थ्रू
आप ये चेक करना है आपको कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको केवल आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन का निगेटिव ट्रेंड देखा और आपने अवॉइड किया, ऐसी एक कंपनी आपको उसमें ग्रुप में आप टाइप करना है। और कौन सी अच्छी कंपनी है, जैसे अभी मैंने एक बेकार कंपनी का एग्जांपल दिया रिलायंस होम फाइनेंस, एक अच्छी कंपनी का भी एग्जांपल देता हूँ, और ये केवल एग्जांपल है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन मैं एक वारी का एग्जांपल देता हूँ। और इसी तरीके की बहुत सारी और भी कंपनी, जब आप ये धीरे धीरे पूरा सीख जाएंगे फंडामेंटल एनालिसिस, तो और भी कंपनीज के बारे में भी हम लाइव डिस्कस करेंगे, लाइव उसका एनालिसिस करेंगे कि कौन सी कंपनी अच्छी है कि नहीं। और इस ग्रुप में हम ये सेशन कंप्लीट होने के बाद में भी महीने में एक दो ऐसी अच्छी कंपनी जिसको फंडामेंटल प्रॉपर एनालिसिस किया एज ए ग्रुप प्रोजेक्ट हम उस पर काम किया करेंगे कि ये कंपनी है जिसको मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आप भी इसमें अपने कुछ जो आपके इनपुट्स हैं वो आप इसमें दीजिए। तो ये बारी में देखोगे आप, मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 साल पहले कितना था, 22, 5 साल पहले कितना था, 29 करोड़, 3 साल पहले 22 करोड़, और आज का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 3118। ये इतना कैसे बढ़ गया, क्या इसमें भी वही हुआ है? तो इसमें देखोगे इसमें निगेटिव चीज नहीं है, इसमें प्रोमोटर का जो स्टेक है वो बढ़ा है। यहाँ पे जो 72% था वो अब बढ़ के 74.48 हो गया, मतलब जो प्रमोटर है उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो फ्री फ्लोट शेयर बढ़ा के नहीं हुआ। तो यहां से इसको अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के एक रेशो से ही अगर तय करना है तो उस रेशो में ये कंपनी पॉजिटिव है जहां जिसने ग्रोथ किया है। ऑफ कोर्स इसके बाद भी 20 और रेशो होते हैं, 20 और तरीके होते हैं, उस पर भी इसको खरा उतरना चाहिए अगर मेरे पोर्टफोलियो में मुझे खरीदना है तो। मैं अभी केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे आगे रेशो पढ़ते जाएंगे, हम आगे जाते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनर पे साइन अप करना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक रेशो जोड़ना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ मार्केट कैप 3 ईयर बैक, ये सारे यहाँ से जुड़ जाते हैं, एड रेशो टू टेबल, है ना। यहाँ पे आप लिखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्योंकि मैंने पहले से जोड़ रखा है ऑलरेडी, मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 ईयर बैक, 3 ईयर बैक, 5 ईयर बैक, 7 ईयर बैक, जो भी आपको लगाना है, मैं 7 ईयर बैक लगा देता हूँ तो वो आपको लग जाएगा। 3 ईयर बैक, 5 ईयर बैक, और ये आ गया 7 ईयर बैक। तो इस तरीके से आपको रेशो जोड़ना है। तो केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन से ही आप बहुत सारी जो पैनिक स्टॉक, तो लगभग 100% पैनी जो स्टॉक्स जो आपके पास आते हैं, जो कोई ऐसे मैनिपुलेशन वाले स्टॉक होते हैं, उनको तो 100 में से 100 को रिजेक्ट कर सकते हो केवल एक रेशो से, वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो आगे के जो दूसरे रेशो हैं उन पे उनको समझने में मदद मिलेगी। अभी हम आगे चलते हैं। दूसरा रेशो जो है इंपोर्टेंट रेशो, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है कि ये किसी भी कंपनी की वो वैल्यू होती है जो सीएस और ऑडिटर एक उस पॉइंट ऑफ टाइम का एक वैल्यू निकालते हैं। इसका एक फॉर्मूला है टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, इसमें से माइनस करना है प्रेफर्ड इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। ये तो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ। आज की वो वैल्यू जो अगर कंपनी आज ही अपने ऑपरेशंस बंद कर देती है तो उसका कितना नेट वैल्यू क्या है आज का, एज पर बुक उसका क्या वैल्यू है, ये ऑडिटर्स और जो उस कंपनी का जो क्वार्टरली ऑडिट होता है वो ऑडिटर्स और सीएस एक वैल्यू निकालते हैं। वो वैल्यू उस कंपनी के उस टाइम की वैल्यू होती है, एक जस्टिफाइड वैल्यू होती है जिसको एक्सचेंज पे अपलोड करना रहता है उसके रिजल्ट के साथ कि उसकी नेट वैल्यू क्या है। मान लो कोई कंपनी है जो आज ही शट डाउन कर देती तो उसके एक शेयर के अगेंस्ट इतनी वैल्यू उस पर मिल जाना चाहिए, उसके शेयर होल्डर को इतना वैल्यू मिल जाना चाहिए, तो वो उसका वैल्यू होता है। बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग बुक वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस में क्या रिलेशन होता है, इसमें भी हम कुछ लाइव एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कुछ तो ऐसे शेयर्स आपको मिलेंगे जिनका बुक वैल्यू उसके मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, मतलब उसका जो शेयर का वैल्यू है वो उस कंपनी के बर्थ वैल्यू से कम है, बुक वैल्यू ग्रेटर देन द करंट मार्केट प्राइस। कैसा ऐसा कैसे शेयर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैं इस आपको लैब दिखाता हूँ। कुछ ऐसे शेयर्स भी अवेलेबल हैं जिनका जो बर्थ है वो उसके करंट शेयर मार्केट प्राइस से ज्यादा है, लेकिन अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि उसका जो उसका वैल्यू से भी नीचे उसका करंट मार्केट प्राइस क्यों चल रहा है? तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो वो अपॉर्चुनिटी है, या फिर लोग उस पर कॉन्फिडेंस वो अपना मार्केट में खो चुकी है, लोगों को उसको उस रेट पे भी खरीदना वर्थफुल नहीं लगता, क्योंकि वो हो सकता है उसका जो फ्यूचर में जो प्रोडक्ट है वो उतना ज्यादा नहीं चलने वाला है। जैसे एक कैमरा रील बनाने वाली कंपनी थी कोडक, वो अच्छी कंपनी एक टाइम तक थी, अभी वो पूरी तरीके से बाहर है। तो वो हो सकता है कि उसका जो फ्यूचर में
जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं है उतना, उसमें ग्रोथ एक्सपेक्टेशन उतना ग्रोथ नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से। ये जो टाइम है, जो कस्टमर का डिमांड है वो चेंज हो गया है, या फिर उसके मैनेजमेंट में कोई बड़ा डिस्प्यूट है, या वो कंपनी ऐसी है जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नॉर्म्स में या कोई रेगुलर नॉर्म्स में फंस गई। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जिनके जो एक्चुअल वैल्यू है, बुक वैल्यू, उससे भी नीचे उसका शेयर प्राइस कर चलता है। आप इसमें स्क्रीनर में जाके या स्क्रीनर में एक क्वेरी रन करके मैं निकालता हूँ बुक वैल्यू ग्रेटर देन द करंट मार्केट प्राइस। क्वेरी रन करोगे तो आपको यहाँ से बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जिनकी बुक वैल्यू उसके करंट मार्केट प्राइस से भी नीचे है। कोई कंपनी ओपन करके देखते हैं। देखो इसका, ये कोई सिद्धा वेंचर्स करके कंपनी है। ऐसी बहुत सारी अच्छी नॉन कंपनियां भी आपको मिल जाएंगी जिसका बुक वैल्यू कितना है, 40। मतलब ये कंपनी का एज पर द बुक आज का वैल्यू है 40 रुपए, और इसका करंट मार्केट प्राइस है 9.21। ये खरीदना चाहिए कि नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये केवल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी कंपनीज आप ऐसे एक क्वेरी रन करके देख सकते हैं और इनका प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। अगर कोई सही कंपनी जिसका जो अपने बुक वैल्यू से नीचे चल रही है किसी दूसरे रीजन से, कोई कोई एक टाइम था जब जी 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 बिजनेस लिमिटेड अपने बुक वैल्यू से नीचे चल रही थी, क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट है उनके उनमें काफी डिस्प्यूट था और उनके शेयर होल्डिंग काफी ज्यादा, जो प्रोमोटर के शेयर प्लेस थे, लेकिन धीरे धीरे वो डिस्प्यूट क्लियर हुआ। तो वहां से क्या हुआ, वो शेयर ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है। तो ये इस स्पेस में अगर आप कोई शेयर पकड़ते हैं जिसके बुक वैल्यू नीचे है और उसको प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं कि हाँ इसका जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम तक भी पहुंचे कि क्यों उसकी बुक वैल्यू से भी नीचे प्राइस चल रही है, और ऐसा तो नहीं वो कॉन्फिडेंस खो चुकी है तो उसको तो छोड़ ही दो पूरी तरीके से। अगर वो बुक वैल्यू उसका इतना नीचे चल रहा है और उसके पीछे रीजन कुछ अलग है, मैनेजमेंट से रिलेटेड, या कोई कोई एक जीएसटी का नोटिस मिल गया है एक शेयर में, यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा। उसका बुक वैल्यू मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है हाँ बहुत आसपास ही है। उसका जो बुक वैल्यू है, ये डेल्टा कॉर बुक वैल्यू है 87 और करंट मार्केट प्राइस है 137 ना। तो ये बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर है। ऐसे बहुत सारे, तो ये नीचे गिरा है क्योंकि ये कसिनो का बिजनेस है ज्यादातर, और इसको जीएसटी के बड़ा नोटिस मिला है, इसमें कुछ और भी रेगुलेशंस के नोटिस मिले हैं। तो ऐसी कोई कंपनी है जो जो बुक वैल्यू से नीचे चल रही है किसी रेगुलेशन इशू की वजह से, और वो इशू रिजॉल्व हो सकता है कि नहीं, या मैनेजमेंट डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो सकता है कि नहीं, तो उस टाइम पे अगर हम बुक वैल्यू के हिसाब से शेयर एनालिसिस करके खरीदेंगे तो वो हमें एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर मिल सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बुक वैल्यू के रेशो से भी एनालिसिस करने पे। हाँ, तो ये हमने देखा बुक वैल्यू से मार्केट प्राइस नीचे था। हाँ, अभी कुछ दूसरी कंपनीज ऐसी देखते हैं जहां ज्यादातर जो जितने भी ग्रोथ कंपनी होती हैं, जो कोई भी आप कंपनी का नाम लोगे, जो उनका जो बुक वैल्यू है उससे मार्केट प्राइस ऊपर ही रहता है ज्यादातर टाइम पे, कोई भी अपने एक्चुअल वैल्यू पे नहीं मिलेंगी। अगर कोई अच्छी ग्रोथ स्टोरी वाली कंपनी देखोगे, जैसे मैं बहुत सारी कंपनी, अलग अलग कंपनी का मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। एक ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, इसका बुक वैल्यू कितना है 750, और इसका करंट मार्केट प्राइस कितना है 4131 ना। तो इसका बुक वैल्यू 750, करंट मार्केट प्राइस क्या है 4131। तो ज्यादातर कंपनी ऐसी जो ग्रोथ वाली कंपनी है, जिनके साथ एक ग्रोथ स्टोरी है, जो ग्रोथ स्टॉक्स है, वैल्यू स्टॉक अलग चीज होगी, जो ग्रोथ स्टॉक है, जो वैल्यू स्टॉक है उनका जो बुक वैल्यू के पास में, लगभग पास में प्राइस होगा या अंडर वैल्यूड होंगे। लेकिन जो जो ग्रोथ स्टोरी वाले शेयर है वो हमेशा जो बुक वैल्यू उससे ज्यादा रहेंगे। अभी यहाँ से कैसे देखना है कि ये बुक वैल्यू से इतना आगे चल रहा है, प्राइस टू बुक जो अगला रेस है उसमें हम समझेंगे। तो इसके पीयर कंपैरिजन, इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी उसका क्या वैल्यूएशन है, वो बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू उसका कितना है, जो अगला रेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको ऐसी मिलेंगी जिनका जो अच्छी कंपनी है वो ज्यादातर ऐसी मिलेंगी जिनका करंट मार्केट प्राइस ग्रेटर देन द बुक वैल्यू, और बहुत सारी ऐसी कंपनी भी होती हैं जो जिनका करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू के बराबर होता है। तो ये आपके लिए, अभी आपको कुछ ऐसी कंपनीज फाइंड करना है जिनका करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से नीचे है, और जो आपको लगता है अच्छी कंपनीज है उनके बारे में फिर हम और डिस्कस करेंगे जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप चैनल होगा। आपको ऐसी कंपनी एक फाइंड करके देना है जो जिनका करंट मार्केट प्राइस नीचे चल रहा है उसके बुक वैल्यू से, वो आपको लगता है कि अच्छी हो सकती है, उसके बारे में हम और एनालिसिस करेंगे। ऐसा फाइंड करना है और आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पोस्ट करना है कि ये एज पर माय एनालिसिस इसका ये बुक वैल्यू से नीचे प्राइस है और ये फ्यूचर के लिए अच्छी कंपनी हो सकती है। तो फिर हम उसमें फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होता है
एनालिसिस का वो करेंगे। फिर हम वो उसके जब इस तरीके से सभी लोग मिलके एक ग्रुप डिस्कशन कर रहे होंगे तो और अच्छे से सीख पाएंगे। तो यहाँ हमने दो रेशो सीख लिया अभी, एक मार्केट कैपिटलाइजेशन, दूसरा बुक वैल्यू। अब तीसरा है, ये उसी से रिलेटेड है, बुक वैल्यू से, प्राइस टू बुक। ये सिंपल इसका फॉर्मूला है, करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर प्राइस। उसकी बुक वैल्यू जो क्या है पर शेयर क्या, उसका उसको डिवाइड कर देंगे करंट मार्केट प्राइस से, तो उसका प्राइस टू बुक वैल्यू निकल आएगा। मान लो किसी कंपनी का बुक वैल्यू है 100 और उसका करंट मार्केट प्राइस भी है 100, तो करंट मार्केट प्राइस 100 को डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू 100 से, तो उसका प्राइस टू बुक वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से करंट मार्केट प्राइस है 200 और बुक वैल्यू है 100, तो 100 से 200 को डिवाइड करेंगे तो उसका प्राइस टू बुक वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ये भी एक रेशो जिससे देखते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है या फेयर वैल्यूड है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रेशो है जिसके बारे में समझना चाहिए। और ये जितने भी रेशो हम देख रहे हैं वो एक एक रेशो का आपको स्क्रीनर पे जाना है, उसका एक अलग से क्वेरी चलाना है, फिर दो चार अच्छी कंपनीज देखनी है, तो इसको हम और अच्छे से कर पाएंगे अगर आप टाइम दे सकते हैं। तो ऐसी कंपनी देखनी है, इसके बारे में भी पहले जब ये हो जाएगा तो एक एक अलग से हम आपको एक टास्क देंगे जो आपको करना है। इस सेशन में, एक सेशन में हम 5 से ज्यादा रेशो नहीं सीखेंगे, तो ये जो इसका ड्यूरेशन है हम 45 मिनट से ज्यादा नहीं रखेंगे। तो उसका भी मुझे ध्यान रखना है। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं, कुछ शेयर्स लाइव जाके प्राइस टू बुक। जैसे इसी शेयर ओरेकल फाइनेंशियल का प्राइस टू बुक कितना है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5। इस करंट मार्केट प्राइस से इसकी बुक वैल्यू को डिवाइड करोगे तो ये नंबर आएगा। तो इसका करंट जो प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, 5। तो जितना ज्यादा बुक वैल्यू होता है कंपनी उतनी महंगी होती है। तो ज्यादातर जो ग्रोथ स्टॉक होते हैं वो फेयर वैल्यू नहीं मिलेंगे क्योंकि उनके साथ ग्रोथ स्टोरी जुड़ी हुई है, तो वो थोड़े ज्यादा होते हैं। आप कौन सी कितने तक की आपको बुक प्राइस टू बुक वैल्यू को ठीक मानना है वो हम आपको यहाँ बताते हैं। इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें होती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे, टाटा कंसल्टेंसी जिसका रेट लगभग अभी तो थोड़ा ज्यादा हो गया, 3514 3514, और वही दूसरे नंबर पे मैंने रखा है एमआरएफ जिसका रेट है 1 लाख, अब तो 17,000 समथिंग हो गया है। तो आपसे अगर पूछा जाए इन दोनों में से कौन सी कंपनी ज्यादा महंगी है, तो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जो ज्यादातर देखते हैं वो तो ये कि उसका प्राइस ज्यादा चला है मतलब महंगी। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों का जो इतना नहीं जानते स्टॉक के बारे में, वो ज्यादातर लोग पूछते हैं कि मुझे ऐसी कंपनी बताओ जो 100 रुपए से अंदर चल रही हो। तो इस 100 रुपए से अंदर कम चलने वाली कंपनी का रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर मैं 100 रुपए से या 10 रुपए से कम चलने वाली कंपनी खरीद लूंगा तो मुझे उसमें ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। इन दोनों, अगर आप प्राइस टू बुक और बुक वैल्यू को ठीक से एनालाइज करना सीख गए हैं तो इन दोनों को अगर आप देखोगे तो आपको एक्चुअल जो प्राइस है वो समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंपनी महंगी है कौन सी सस्ती है। इसको हम करके देखते हैं एक बार यहाँ पे। और भी सारे जब आगे रेशो समझोगे तो आपको पिक्चर और ज्यादा क्लियर होने लग जाएगी, लेकिन अभी जहां जितना हमने सीख लिया है उनको यूज करना है किसी भी कंपनी के लिए, तो हम यहाँ यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि बस ये दो तीन चीजें सीखने से ही हम एनालिसिस कर देंगे। केवल फंडामेंटल एनालिसिस सीखने से भी किसी कंपनी को ग्रोथ मल्टीबैगर कंपनी को पकड़ना उतना आसान नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ और भी तीन चार चीजें हैं, वो धीरे धीरे समझेंगे हम। और ऐसी बहुत सारी कंपनी जो मुझे लगता है कि अच्छी है और उसमें बहुत सारे जो अच्छे फंडामेंटल मैनेजर्स भी उस पे बुलिश है, वो हम ऐसी कंपनी अपने इसमें भी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पोस्ट करते रहेंगे। तो ऐसी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती रहेंगी। तो टीसीएस हम बात कर रहे थे, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो आप देख ही सकते हैं। अभी हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं। इसका जो रेट है वो है 3627, 3627। वही दूसरी कंपनी ले लेते हैं एमआरएफ, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 1,17,949, लगभग 1,18,000। तो केवल प्राइस देख के कौन सी कंपनी महंगी लग रही है, एमआरएफ। लेकिन इसका वैल्यूएशन देखोगे, इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.16, वही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का प्राइस टू बुक वैल्यू है 13.2। तो इनमें अगर देखा जाए वैल्यूएशन किसका सस्ता है, एमआरएफ का। ऑफ कोर्स मैं टाटा कंसल्टेंसी को एमआरएफ से कंपेयर नहीं कर सकता। अगर मुझे टाटा कंसल्टेंसी को एनालिसिस करना है तो इसी की दूसरी कंपनी से पेयर करना। लेकिन मैं सिंपल एक बता रहा हूँ कि एक रिटेल इन्वेस्टर किस तरीके से अप्रोच करता है, क्या उनका ये महंगा शेयर है इसमें नहीं जाना है, ये छोटा शेयर खरीदना है, छोटा शेयर जल्दी बढ़ेगा तो जल्दी पैसा मल्टीप्लाई होगा, और ये डूब भी जाएगा तो 100 रुपए ही तो जाएगा क्योंकि 100 रुपए ही तो है उसका, और ये अगर ये एमआरएफ डूबा तो 1,18,000 रुपए का एक शेयर है वो पूरा। तो ये इस तरीके की जो
मिथ्स होते हैं वो बेसलेस होते हैं, और ज्यादातर लोग जो एक रेशो है कि 100 लोगों में से 90 लोग रिटर्न नहीं बनाते, तो ज्यादातर 100 लोगों में से 90 लोग वैसे ही होते हैं जो इस मार्केट को उस तरीके से अप्रोच नहीं करते जिस तरीके से करना चाहिए। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक 2-3% वाला नॉलेज भी अगर कोई ले लेता है, तो ऐसी जो बेसिक थिंग्स होती हैं जिनको मस्ट शुड बी अवॉइडेड, वो किया जा सकता है। तो केवल प्राइस टू बुक वैल्यू देख के ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका बुक वैल्यू 275 है। 275 को जब इससे डिवाइड करोगे तो इसका प्राइस टू बुक आएगा 13, और वहीं एमआरएफ का जो प्राइस टू बुक है 3.16। ठीक है, तो मैं जो अप्रोच करता हूँ, किस तरीके से देखता हूँ, अगर मुझे कोई कंपनी ऐसा लगता है कि इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू 5 से ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि इसको अवॉइड करना चाहिए। वो एक्सपेंसिव है, ऐसा मतलब ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी बेकार है, हो सकता है वो कंपनी अच्छी हो, लेकिन ये है वो एक्सपेंसिव है। ये मुझे पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका प्राइस टू बुक 5 से ज्यादा है, तो वो एक्सपेंसिव है। अब एक्सपेंसिव को भी खरीदने के पीछे, अगर मैं एक्सपेंसिव कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसके पीछे 3-4 स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए। एक तो उसकी ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आने वाले टाइम में कोई ऐसा कुछ बड़ा काम होने वाला है, जैसे कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स चेंज होने वाले हैं, है ना, गवर्नमेंट कुछ किसी सेक्टर पे एकदम से कुछ अच्छा फोकस होने वाला है, पीएलआई वीएलआई आने वाला है, इस तरीके से मुझे रीजन पता होना चाहिए कि मैं एक्सपेंसिव कंपनी खरीद रहा हूँ, क्यों खरीद रहा हूँ, क्योंकि वो होना चाहिए। अगर 2 से 5 प्राइस टू बुक वैल्यू का कोई शेयर है तो वो नॉर्मल है, उस पे उतना एक्सपेंसिव नहीं माना जाएगा। लेस देन 2 अंडर वैल्यूड है, और लेस देन 1 मतलब उसका करंट प्राइस उसकी बैक बुक वैल्यू से भी नीचे चल रहा है, तो उसका प्राइस टू बुक लेस देन 1 है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हाँ, यहाँ भी देखना चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी ऐसा तो नहीं कि वो उसका अंडर वैल्यूड इसलिए क्योंकि वो मार्केट से अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती है। अभी सिंपल सिंपल उस रेशो को कैसे एप्लीकेबल अप्लाई करना है उस कंपनी पे वो हम समझ रहे हैं। चौथा जो इम्पोर्टेंट रेशो है वो है प्लेज परसेंटेज। किसी भी कंपनी में जब उसके प्रमोटर्स को उस कंपनी के बिजनेस को आगे ले जाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, जो इक्विटी डाइल्यूट करने के बाद में भी उसको आगे भी एक्सपांशन करना है तो करने की जरूरत है, तो वो क्या करता है, अपने जो शेयर होल्डिंग, जो प्रमोटर की होल्डिंग होती है, इसमें केवल प्रमोटर की होल्डिंग को वो किसी के पास प्लेस करता है, उससे पैसा लेता है, फिर वो एक्सपांशन करता है। अगर वो पैसा, अगर प्लेस परसेंटेज किसी कंपनी का ज्यादा है, कंपनी ने प्लेस 4-5% तक ठीक है, अगर किसी कंपनी का प्लेस परसेंटेज 8-9-10-12% है, और वो पैसा कौन सी जगह इन्वेस्ट किया है, अगर मान लो कोई कंपनी मेरे सामने आती है जिसका प्लेज परसेंटेज है 12 समझो, और उसने, मैंने देखा कि अगर मुझे वो कोई बोल रहा है या मुझे लगता है इसको बाय करना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा जो उसने प्लेज करके जो पैसा लिया है उससे क्या किया है, क्या वो पैसे को इन्वेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, कुछ प्लांट के लिए इन्वेस्ट किया है, या फिर अपने एक्सपांशन के लिए इन्वेस्ट किया है, तो वो उसका क्या यूटिलाइजेशन हुआ है वो देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि एक डेट लेके दूसरे डेट को क्लियर किया गया, कि मतलब अभी चलो पहले जो बैंक से चल रहा था वो क्योंकि बैंक करप्ट होने की स्थिति थी, तो वहां से वो प्लेस करके दूसरा ले लिया, और फिर वो इस तरीके से अगर ऐसा कोई चीज है तो उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। प्लेस परसेंटेज भी एक इम्पोर्टेंट रेशो है। इसको, इसके लिए भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर आपको कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनके बारे में, ये जो आपके पोर्टफोलियो में ही है, जिनके बारे में आपको ये सारी चीजें ये देखने के बाद जब पता चला, तो ये जितने रेशो हमने ये पढ़े हैं वो सारे एक बार आपको जरूर चेक करना चाहिए कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, 3 साल पहले कितना था, 5 साल 7 साल पहले कितना था, उसका बुक वैल्यू क्या है, और जो बुक वैल्यू, अगर उसका प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों का क्या प्राइस टू बुक वैल्यू है। ऐसा तो नहीं उस सेक्टर की सबसे महंगी कंपनी आपने खरीदी है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको जरूर चेक करना चाहिए। जैसे मैं एक यहाँ पे स्क्रीनर जोड़ता हूँ, हम बात कर रहे थे प्लेस परसेंटेज की, जैसे कोई भी कंपनी है, मैं बहुत सारी कंपनी निकाल सकता हूँ, स्क्रीनर से जाएंगे तो ऐसी कंपनी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है, ज्यादा इजीली फाइंड हो जाती है। एक कोई नई क्वेरी चला देते हैं, प्लेस परसेंटेज क्वेरी चलाएंगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगा, ये सारी कंपनी है जिनका प्लेज परसेंटेज काफी ज्यादा है। जैसे एक ये कंपनी 20% प्लेज परसेंटेज है इसका, लॉयड मेटल्स ना, इसका प्लेज परसेंटेज कितना है, 20%, प्लेज परसेंटेज 20.9%। तो ये कंपनी ने ये प्लेज जो मार्जिन लिया है, जो मनी लिया है, इसको कहाँ इन्वेस्ट किया है, किस तरीके का इसका फ्यूचर है। तो अगर ये 20 है तो मुझे तो बहुत ज्यादा यहाँ कॉन्शियस होने की जरूरत है। ज्यादा प्लेज परसेंटेज मतलब कंपनी के लिए ज्यादा बर्डन, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पे कंपनी का ऑपरेशन कुछ टाइम के लिए
स्टॉप हो जाते हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे गवर्नमेंट नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं। जैसे रिसेंटली रिन्यूएबल एनर्जी में जो काम कर रही थी कंपनीज, गवर्नमेंट ने बोला ये इलेक्शन को देखते हुए, क्योंकि इन्फ्लेशन उतना ज्यादा नहीं बढ़े, तो उनने एक नॉर्म्स डाल दिया कि अभी जो जितना शुगर कैन से जो का जो जूस है उससे वो नहीं बना सकते, एथेनॉल नहीं बना सकते। तो वो वहां से उनका ऑपरेशन अफेक्टेड हो गया। अब वहां से अगर उनका उतना ज्यादा प्लेज है, उतना ज्यादा उन्हें डेट लिया हुआ है, तो अगर ऑपरेशन किसी सिचुएशन में, जैसे कोविड आ गया था, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, अगर वो वहां से कुछ टाइम के लिए ऑपरेशन रुक जाता है तो इनके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज हो सकता है। ये बैंक करप्सी की तरफ जा सकते हैं। जितने भी जो जेट एयरवेज वगैरह, ये जितने भी ऐसे शेयर देखोगे तो ज्यादातर केस में आप ये देखोगे इनका एक टाइम पे डेट बहुत ज्यादा था, और इन कंपनियों को बंद करने के लिए मेन रीजन वही था। इन कंपनियों को बैंक करप्ट करने के लिए, इन कंपनियों को शट डाउन करने के लिए, चाहे वो किंगफिशर एयरलाइंस हो, ये सारी ऐसी कंपनी जिनके पीछे एक मेन रीजन प्लेज परसेंटेज और डेट लगातार बढ़ते जाना। तो अगर किसी कंपनी का डेट लगातार बढ़ रहा है और प्लेज परसेंटेज उसका ज्यादा है, तो उसको मैं और ज्यादा कॉन्शियस होकर देखूंगा। अगर मुझे इन्वेस्ट करने का कोई डिसीजन लेना है तो मैं प्रॉपर चेक करूंगा। वैसे तो मैं अवॉइड करूंगा। अगर मुझे इन्वेस्ट करने पे कोई दूसरे रीजन से वो समझ में आ भी रही है, तो मैं देखूंगा कि ये जो प्लीज परसेंटेज प्लीज करके जो पैसा लिया गया है उसको कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, उसको कैसे चेक करते हैं। आगे जब आप सारे रेशो पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अगला रेशो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये केवल यहाँ आज यहीं तक का ये कवर करने के बाद में इस सेशन को यहाँ खत्म करेंगे। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो एक वो रेशो होता है जो इंटरेस्ट को कवर करने के लिए, मान लो आपने एक होम लोन लिया है और इसमें आपको जो ईएमआई आता है साल भर का 5 लाख आता है, पूरा साल भर का मंथली ईएमआई, तो पूरे साल भर का 5 लाख आप पे करते हो, तो और आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा है, तो मतलब आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो 3 है। मतलब आप 3 साल तक, अगर मान लो आपका कोई ऐसा जो एक्टिव इनकम है वो अफेक्टेड हो जाता है, वो नहीं भी करते हो, तो भी 3 साल तक आप आपका ईएमआई पे कर सकते हो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो वही शो करता है कि कंपनी के पास कितना ऐसा रिजर्व कैश है जो जो वो पे कर सकता है, उसने कितना इतना रख रखा है। ये कैश वाला नहीं है, ये उसके लिए इंटरेस्ट कवरेज के लिए अलग से इसने एक पोर्शन रख रखा है। उस रेशो से जब कंपनी कोई ऐसा ऑपरेशन डिस्टर्ब होता है तो उससे वो अपना इंटरेस्ट पे कर सकती है। तो ये जितना ज्यादा है उतना कंपनी के लिए पॉजिटिव माना जाता है। अगर लेस देन 1 है तो ये अवॉइडेबल है। देखना चाहिए कि अगर एक से कम इंटरेस्ट रेट कवरेज रेशो, मतलब बहुत वैसी सिचुएशन है जहां पे अगर मान लो कुछ भी ऑपरेशन डिस्टर्ब होता है, कुछ भी रेगुलेशन चेंज होते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें होती रहती है, बिजनेस के लिए बहुत सारे चैलेंज होते हैं। अगर कोई भी चैलेंज आता है तो उस टाइम पे इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। फिर वो प्रॉब्लम को कवर करने के लिए एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर मुझे अच्छी कंपनी करना है तो ऐसी कंपनियों को अवॉइड किया जाना चाहिए। अगर मोर देन 1 2 है तो बड़ी अच्छा है, अगर मोर देन 3 है तो ये प्रीफर है। अगर मैं कोई कंपनी देख रहा हूँ इसका अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छा है तो ये एक अच्छा न्यूज है। आप किसी भी एक कंपनी को, और मैं यहाँ पे इसका देखता हूँ इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जैसे हाँ, तो इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये कंपनी जो अभी स्क्रीन पे है, इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो है 31.80। वही मैं दूसरे का देखूँ कोई कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना है 5.34। मतलब ये 5 साल तक के लिए इन्हें एक अलग से पोर्शन इंटरेस्ट पेड करने के लिए रख रखा है। 5 साल, 5 साढ़े 5 साल तक इनको कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई ऐसी चीजें भी आ जाती तो इनका इंटरेस्ट कवरेज इतने टाइम के लिए कैप्ट है पहले से। उसी तरीके से अगर मैं देखूं भारतीय एयरटेल का इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना है, लगभग 2। एलटी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना है, 3। तो इस तरीके से इंटरेस्ट कवरेज जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। जैसे कंपनी केन्स टेक्नोलॉजी, इसका देखूं इंटरेस्ट कवरेज रेशो 4 है। रिसेंट लिस्टेड आईपीओ टाटा टेक्नोलॉजी, इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना है, बहुत अच्छा है, 45। तो इस तरीके से इंटरेस्ट कवरेज रेशो जितना अच्छा है, तो इसके पीछे 2 रीजन है। या तो उसने डेट कम ले रखा है, मतलब कम, उसको कम इंटरेस्ट पे करने की जरूरत है इसलिए उसने वो ज्यादा है, या तो डेट कम ले रखा है, ये रीजन हो सकता है। या फिर वो कैश रिच कंपनी है, उसने इतना रख रखा है अपने ऐसे कोई एडवर्स सिचुएशन आती है उसको कवर करने के लिए। तो ये कंपनी के एक अच्छे नेट कैश फ्लो को शो करता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो जितना अच्छा है वो उस कंपनी को पॉजिटिव इंडिकेशन है उस कंपनी के फंडामेंटल को लेके। ओके, तो ये आज हमने इस सेशन में 5 रेशो को कवर किया, जिसमें सबसे पहले था मार्केट कैपिटलाइजेशन, दूसरा था बुक वैल्यू, तीसरा प्राइस टू बुक वैल्यू, और चौथा था प्लेज परसेंटेज, और पांचवा था इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो आगे और भी बहुत सारे ये 22 रेशोज हैं। फिर उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ये सारा ये 5 सेशन में हमें कवर करना है।
तो इसको ज्यादा बहुत बड़ा नहीं बनाते हुए बस 45 to 50 मिनट्स में कंप्लीट करना है। अभी इसका जो क्विज है वो आप थर्ड वर्किंग डे में, जैसे ये मंडे को अगर पोस्ट हुआ है तो वेडनेसडे को ये पोस्ट हो जाएगा क्विज। उस क्विज का आपको रिप्लाई कर, उस क्विज को आपको सॉल्व करना है, और इसका हम पूरा एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे। इसकी एक नंबर कितना क्या स्कोर किया है वो हम लास्ट में, जब ये पूरे सेशन कंप्लीट हो जाएंगे फंडामेंटल के, वो आगे करेंगे। और जो सबसे अच्छे स्कोरर होंगे उनके लिए हमारे पास सरप्राइज है, और वो हम बाद में बताएंगे। जिनको और उनको जितने भी जो क्विज सॉल्व कर रहे हैं उनको भी हम, जो हमारे इनर सर्कल ग्रुप है उसमें भी हम ऐड करते जाएंगे, जहाँ पे हम ऐसे बहुत सारे और जो फंडामेंटल रिच कंपनीज के बारे में यहाँ पता चलता रहता है, और जो नए आईपीओ आते हैं उनका भी वैल्यूएशन हम निकालते हैं, तो उसके बारे में भी पूरा डिस्कस होता रहता है। तो आप उस क्विज को जरूर सॉल्व करें जो आएगा। थैंक यू सो मच।